अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी स्टडी को जो है जारी रखा होगा आपने। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखी होगी, जो मैंने बहुत बड़ा जो एक डिसऑर्डर है जीबीएस यानी ज्ञान बैरो सिंड्रोम, उसकी वीडियो भी जो है आपने मेरे चैनल पर देखी होगी। तो आज जो है मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत बड़ा जो है डिसऑर्डर लेकर आया हूँ, एक बहुत बड़ा ट्रॉमा जिसे कहते हैं, जिसे मिसकैरेज और अबॉर्शन का नाम दिया जाता है। ये बेसिकली दो टर्म्स हैं लेकिन तकरीबन सिमिलर्स हैं। दोनों में जो है एक फीटस या एक जो प्रेगनेंसी होती है वो लॉस होती है। तो प्रेजेंटेड बाय अब्दुल गनी, यानी जो मेरा नाम है, वो भाई प्रेजेंट करेंगे। और जो हमारी इस प्रेजेंटेशन के जो टॉपिक्स हैं, जो कि मैं आज आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव्स कवर करूँगा, उसमें सबसे पहला ये है कि मिसकैरेज क्या होती है। सबसे पहले हम मिसकैरेज को अंडरस्टैंड करेंगे। देन मिसकैरेज के बाद हमारे पास आता है, मिसकैरेज के बाद हमारे पास है अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या होती है उसको हम हाईलाइट करेंगे। देन है हमारे पास अबॉर्शन की टाइप्स के बाद हम कॉजेज़ को हाईलाइट करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जो अबॉर्शन को लीड करते हैं। इसके अलावा जो है हम अबॉर्शन की ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। देन इंसिडेंस है अबॉर्शन का, उसको जो है हम पढ़ेंगे कि कितना इंसिडेंस है पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइडली, उसको हम जो है थोड़ा देखेंगे। देन नर्सिंग इंटरवेंशन को जो है हम आखिरी में डिस्कस करेंगे कि एक एज अ नर्स हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर एक पेशेंट मिसकैरेज या अबॉर्शन का हमारे पास आए तो हम जो है उसको इस तरह की नर्सिंग इंटरवेंशंस जो है हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिसकैरेज के ऊपर कि मिसकैरेज बेसिकली क्या होता है। तो मिसकैरेज बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी जो है 20 वीक से पहले लॉस हो जाती है स्पॉन्टेनियसली, यानी खुद ब खुद जो है वो प्रेगनेंसी या वो फीटस जो है खुद ब खुद लॉस हो जाए, तो उस कंडीशन को, उस स्टेट को हम मिसकैरेज कहते हैं। और ये बेसिकली एक नेचुरली अकरिंग इवेंट होता है, इसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से होता है। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले ब्लीडिंग होती है जब मिसकैरेज होती है। तो ड्यूरिंग मिसकैरेज ब्लीडिंग होती है, पेशेंट को क्रैम्प्स पड़ते हैं उसे, और जो है बैक पेन होता है उसे। अच्छा दोस्तों, अगर मिसकैरेज के कॉजेज़ की बात करें तो ये जो है सेप्टेड यूट्रस सबसे पहले हमारे पास कॉज है। सेप्टेड यूट्रस का बेसिकली मतलब ये होता है कि यानी जो यूट्रस होता है उसके बिल्कुल मिड में एक एबनॉर्मल लेयर डेवलप हो जाती है, एक एबनॉर्मल दीवार डेवलप हो जाती है जो मिसकैरेज को लीड करती है। ठीक है। देन है हमारे पास फिब्रॉइड पॉलिप। फिब्रॉइड पॉलिप बेसिकली यूट्रस के अंदर जैसे एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो फीटस का एनवायरनमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से फीटस की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है या जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं यूट्रस के अंदर फीटस की, तो वो जो सही तरीके से नहीं हो पा रही होती है, जिसकी वजह से जो है मिसकैरेज हो सकती है। तो ये भी एक कॉज है। अब हम आगे अगर इसकी बात करें तो अनकंट्रोल डायबिटीज़। अगर एक मदर डायबिटिक है तो डायबिटीज़ की वजह से क्या होता है कि जो उसकी फीटस की रिक्वायरमेंट होती है वो सही तरीके से पूरी नहीं होती। उसकी ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन जितनी भी जो है, क्योंकि जब एक मदर डायबिटीज़ होती है तो उसकी तमाम एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं। जब उसकी एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं तो फीटस की एक्टिविटीज़ भी जो है ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो रही होती हैं, जैसे कि उसे ऑक्सीजन का ना मिलना, इसके अलावा न्यूट्रिशन का प्रॉपर तरीके से ना पहुंचना। तो ये सारी कंडीशंस जो है डायबिटीज़ की वजह से लीड करती हैं। डायबिटीज़ फिर ये कंडीशन लीड करती है मिसकैरेज को। तो ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर एक मदर हाइपोथायरॉयडिज्म है के साथ है तो उसको भी जो है एक रिस्क होता है कि उसको मिसकैरेज हो सकती है। ओबेसिटी अगर एक मदर ओबेस है तो ओबेसिटी की वजह से भी जो है उसको मिसकैरेज हो सकती है, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से क्या होता है कि जो फीटस होता है या यूट्रस होता है उसके ऊपर एबनॉर्मल प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो है उसकी फीटस जो है वो या जो प्रेगनेंसी वो लॉस हो सकती है। हेवी लिफ्टिंग यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर एक मदर हेवी लिफ्टिंग करती है तो उसकी वजह से भी जो है मिसकैरेज हो सकती है। और ये जो है एक बहुत बड़ा कॉज है जो कि तकरीबन
जो ज़्यादातर मिसकैरेज जो है इसी की वजह से ही लीड करती हैं। इसके अलावा एडवांस एज, अगर एक मदर जो है एडवांस एज के साथ है यानी 40 प्लस है, ठीक है, तो एडवांस एज के साथ साथ जो हमारी बॉडी के मसल्स होते हैं यानी जो उस मदर के मसल्स होते हैं यूट्रस के, वो भी जो है एज के साथ साथ वीक हो जाते हैं। तो उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं रहती कि वो फीटस को अपने अंदर होल्ड कर सके, उस प्रेगनेंसी को अंदर अपने अंदर सस्टेन कर सके। इसके अलावा हम बात करेंगे स्मोकिंग या अल्कोहल का इस्तेमाल, तो ये भी जो है कंडीशन लीड करती हैं, लेकिन जब इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मदर है उसने एक सिगरेट की कश मारी या अल्कोहल का थोड़ा सा इस्तेमाल किया तो उसको मिसकैरेज हो जाएगी, लेकिन वो मदर में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो मदर जो अपनी डेली रूटीन में जो है स्मोकिंग और अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं तो उनको ये कंडीशन हो सकती है। अगर हम बात करें दोस्तों सिम्टम्स की, तो इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि वेजाइना से ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा वेट लॉस होता है उस मदर का, क्योंकि फीटस लॉस हुआ है, ब्लीडिंग हुई है, तो ब्लीडिंग के साथ साथ जो भी उसके वाइटल्स वगैरह होते हैं या जो है उसका वेट वगैरह जो होता है ब्लीडिंग के साथ साथ या फीटस के लॉस होने के साथ वो भी जो है लॉस हो जाता है। इसके अलावा फीलिंग फेंट और लाइट हेडेड, यानी उसे चक्कर आएंगे मदर को, और जो है उसे डिजीनेस जैसे हमें कहते हैं, वो चक्कर वगैरह आएंगे, उसकी एक्टिविटीज़ भी जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं। फुल डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना, वही मैंने कहा कि वेजाइना से डिस्चार्ज होगा। इसके अलावा माइल्ड टू सीवियर बैक पेन भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्दर इसके सिम्टम्स की, तो इसके साथ साथ जो है उस मदर को पेल्विक एरिया में क्रैम्प्स पड़ते हैं, फटीग होती है उसे लंबर रीजन में या पेल्विक एरिया में क्रैम्प्स पड़ेंगे उसे। टेकीकार्डिक यानी उसके वाइटल साइन डिस्टर्ब हो सकते हैं, एसओ भी हो सकता है यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है। इसके अलावा इसकी मैं अगर प्रिवेंशन की बात करूं तो प्रिवेंशन हम इससे किस तरीके से बच सकते हैं इस कंडीशन से, तो प्रिवेंशन भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर वो मदर्स प्रिवेंशन को फॉलो करें तो वो मिसकैरेज से बच सकती है। जैसे मैं अगर बात करूं प्रिवेंशंस की, तो वो कौन कौन सी प्रिवेंशंस हैं जिनको अगर फॉलो किया जाए तो एक मदर जो है मिसकैरेज जैसी कंडीशन से बच सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रीनेटल केयर वाइल यू आर प्रेग्नेंट, यानी रेगुलर प्रीनेटल आपने केयर करनी है अगर एक मदर जो है प्रेग्नेंट है तो, ठीक है। उसके बाद स्टे अवे फ्रॉम मिसकैरेज रिस्क फैक्टर्स सच एज स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड इलीगल ड्रग्स यूज़, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है एक मदर को स्मोकिंग से अवॉइड करना है, अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना और इलीगल ड्रग्स का भी जो है इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो फीटस की मूवमेंट को या यूट्रस की मूवमेंट को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से वो फीटस या वो प्रेगनेंसी जो है वक्त से पहले जो है लॉस हो जाती है। इसके अगर मैं बात करूं तो जो है डेली मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो है हेवी लिफ्टिंग से अवॉइड करना है, क्योंकि हेवी लिफ्टिंग की वजह से क्या होता है कि जो यूट्रस होता है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो फीटस या प्रेगनेंसी जो होती है लॉस हो जाती है। प्रीनेटल विजिट करना है, अगर एक मदर है तो उसे अकॉर्डिंग टू WHO 8 प्रीनेटल विजिट्स करने हैं, और इसकी एज जो है बेसिकली वेरी करती है, यानी जैसे जैसे अगर प्रेगनेंसी जो है करीब होती जाती है वैसे वैसे जो है जो प्रीनेटल विजिट्स हैं उनका भी जो है टाइम इंक्रीज़ होता जाता है। वैसे WHO का ये मानना है कि 24 वीक्स तक जो है हर 4 वीक्स के बाद जो है एक प्रीनेटल विजिट होता है। फिर जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है फिर 36 के तक जो है 2 विज़िट्स होते हैं। फिर 36 के बाद अगर प्रेगनेंसी आगे जा रही है तो उसके बाद जो है हर हफ्ते में एक विज़िट होता है। तो ये WHO की गाइडलाइन। अब कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिससे जो है हम मिसकैरेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले होता है हमारे पास ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम क्या करते हैं, जैसे ब्लड का सैंपल लेते हैं तो उसमें जो है हम एक हार्मोन देखते हैं जिसे HCG कहते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये ऐसा हार्मोन होता है अगर ब्लड के अंदर इसकी लेवल जो है अल्टर हो जाती है, लो हो जाती है या लो हो जाती है या बढ़ जाती है, तो ये जो है एक क्लिनिकल साइन होता है कि मदर इज़ ऑन द रिस्क ऑफ मिसकैरेज, कि मदर को जो है एक रिस्क है कि वो उसकी मिसकैरेज हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो है
अगर इस HCG हार्मोन के थ्रू भी जो है अगर हमें नहीं पता चलता तो हम जो है अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये मदर मिसकैरेज के रिस्क पे है, या जो है उसकी मिसकैरेज अगर हो गई है तो वो भी जो है हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं। और ये जो मैंने जैसे बताया कि HCG का लेवल जो है हम ब्लड के थ्रू चेक करते हैं, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है दिस लेवल इज़ ऑफन रिपीटेड आफ्टर 48 आवर्स। और ये जो ब्लड का टेस्ट होता है जिसमें हम HCG का लेवल चेक करते हैं, और यह जो है हर 48 आवर्स के बाद रिपीट होता है। अगर हमें उसके थ्रू पता नहीं चलता तो हर 48 आवर्स के बाद ये रिपीट होता है। लेकिन फिर जो है फर्दर डॉक्टर से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे मैंने बताया कि अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी हमारे पास टेस्ट हैं जिसके थ्रू जो है हम मिसकैरेज को डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे पेल्विक एग्जामिनेशन है, हेल्थ केयर के पास जैसे ही वो मदर जाती है तो सबसे पहले उसकी पेल्विक एग्जामिनेशन होती है। पेल्विक एग्जामिनेशन में वो क्या करती है, पूरी पेल्विक एग्जामिनेशन करती है, ठीक है। यूट्रस को एग्जामिन करती है कि यूट्रस के मसल्स को देखती है कि वो मदर मिसकैरेज के रिस्क पे तो नहीं है। तो वो जब मदर उसके पास जाती है तो वो पूरी जो है उसकी यूट्रस को एग्जामिन कर रही होती है एक जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होती हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि अल्ट्रासाउंड करते हैं मिसकैरेज को डायग्नोस करने के लिए, और ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है, इसके थ्रू जो पता चल जाता है। ड्यूरिंग दिस, अब इसमें क्या लिखा है, ड्यूरिंग दिस इमेजिंग टेस्ट योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल चेक फॉर अ फीटल हार्ट बीट एंड फिगर्स आउट इफ द प्रेगनेंसी इज़ ग्रोइंग प्रॉपरली। इसके थ्रू हम एक तो हम फीटल हार्ट बीट चेक करते हैं, दूसरा ये कि जो फीटस की ग्रोथ हो रही होती है यूट्रस के अंदर वो भी जो है हम उसके थ्रू चेक कर रहे होते हैं, उसकी पूरी स्ट्रक्चर को एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। इफ़ द रिजल्ट इज़ अनक्लियर, आगे क्या करें, इफ़ द रिजल्ट इज़ अनक्लियर यू माइट नीड टू है अनदर अल्ट्रासाउंड इन अबाउट अ वीक। अगर हमें जो है जैसे एक मदर जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास गई प्रीनेटल विजिट पे ना, तो उसने क्या करा है, अल्ट्रासाउंड करवाया कि अगर उसको जो है अल्ट्रासाउंड में जो है कोई फीटल हार्ट बीट जो है या जो है जो फीटस है उसकी कोई स्ट्रक्चर वगैरह सही तरीके से नज़र नहीं आई, तो ये अल्ट्रासाउंड जो है फिर दूसरे वीक जो है उसका वो हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल जो होती है वो उस मदर का रिपीट करवाती है। अब हमारे पास जो चौथा टेस्ट है वो है टिश्यू टेस्ट। टिश्यू टेस्ट में ये होता है कि जैसे आपने बायोप्सी का देखा होगा, जैसे कैंसर को जिसके थ्रू डायग्नोस करते हैं बायोप्सी, तो सिंपल यही होता है कि इसमें भी जो है यूट्रस के कुछ टिश्यू वगैरह लेते हैं, फिर उनको जो है लैब के अंदर जाके माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि इज़ मदर आर ऑन द रिस्क ऑफ मिसकैरेज और नॉट, ठीक है, या मिसकैरेज अगर हो गई है तो वो जो है उसके थ्रू टिश्यू के थ्रू जो टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंडर जो है एग्जामिन करके वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल बता रहे होते हैं। अब है क्रोमोसोमल टेस्ट, ये पांचवा टेस्ट है हमारे पास, इसके थ्रू भी जो है मिसकैरेज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इसमें क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर हैं, ठीक है, अगर कोई कपल्स हैं उनकी प्रीवियसली जो है मिसकैरेज हो चुकी हैं, पास्ट में ना कोई मिसकैरेज हो चुकी है, तो जब वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या कर देता है, उनको क्रोमोसोमल टेस्ट लिख कर देता है। उसमें क्या होता है कि जो लैब वाले थे वो क्रोमोसोम्स जो है दोनों के लेते हैं और उनको एनालाइज करते हैं कि इनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो इनकी जो आगे वाली प्रेगनेंसी होगी तो वो मिसकैरेज को लीड तो नहीं करेगी, क्योंकि वो क्रोमोसोम्स के थ्रू ही जो है पूरा बता रहे होते हैं। अगर क्रोमोसोम्स के अंदर कोई एरर है, कोई ऐसी एबनॉर्मल लेवल है या कोई ऐसी एबनॉर्मल प्रोटीन वगैरह कुछ भी है जो मिसकैरेज को लीड करती है, तो वो जो है सारा कुछ क्रोमोसोमल टेस्ट के थ्रू डॉक्टर बता देता है और उनकी जो है, और ये जो है बहुत अच्छा टेस्ट है। इसमें जो है प्रेगनेंसी से पहले ही जो है दोनों कपल्स के क्रोमोसोम्स लिए जाते हैं और क्रोमोसोम्स को जो है क्रोमोसोम्स की बाकायदा एनालाइजिंग की जाती है और उसके अंदर देखा जाता है कि इनकी आगे आने वाली जो प्रेगनेंसी होगी तो वो मिसकैरेज या अबॉर्शन का शिकार तो नहीं होगी। वो जो है सारा कुछ क्रोमोसोमल टेस्ट के थ्रू जो है एक डॉक्टर बता देता है। अगर मैं बात करूं ट्रीटमेंट की, मिसकैरेज की ट्रीटमेंट की, तो मिसकैरेज की ट्रीटमेंट क्या होता है कि द गोल ऑफ ट्रीटमेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर मिसकैरेज इज़ टू प्रिवेंट हैवी ब्लीडिंग, यानी मिसकैरेज के दौरान जो है हैवी ब्लीडिंग से जो है हमें उस मदर को बचाना है। मिसकैरेज अगर हो गई है तो उसके बाद क्या करना है, उसकी ब्लीडिंग को रोकना है अगर ब्लीडिंग हो रही है। और उसके अलावा जो है डायलेशन एंड कॉर्टेज, ये ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसके थ्रू क्या किया जाता है, सर्विक्स को वाइड किया जाता है। वाइडनिंग
योर सर्विक्स एंड स्क्रिप्ट यूट्रस लाइनिंग और एंडोमेट्रियम, यानी अगर कोई जो है यूट्रस के अंदर कोई चीज़ रह गई है, फीटस वगैरह कुछ भी मटेरियल अगर रह गया है तो उसको क्या करते हैं, यूट्रस से जो है वो चीज़ जो है सारी कुछ जो है डायलेशन एंड निकोटेज के प्रोसेस के थ्रू जो है वो रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि वो जो भी एब्डोमिनल मटेरियल है वो जो है ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया कि इसकी नर्सिंग इंटेंशन क्या होगी। नर्सिंग इंटरवेंशन में जो है सबसे पहले हम उसके वाइटल साइंस को जो है मॉनिटर करना है, ठीक है, पल्स देखनी है, ब्लड प्रेशर देखना है, और जो है हमने टेम्परेचर देखना है, और जो कुछ भी है ऑक्सीजन सेचुरेशन हमने देखनी है। ये सारी चीज़ें जो है हमने देखनी होती हैं। इसके अलावा साइन ऑफ इन्फेक्शंस को ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है, जैसे फ़ीवर है या अनयूजुअल डिस्चार्ज अगर आ रहा है तो उसको जो है ऑब्ज़र्व करना है हमने। पेन लेवल को असेस करना है हमने, और जो है अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो पेन रिलीफ़ के लिए हमने मेडिकेशंस जो है अकॉर्डिंग टू जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है या जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो पेशेंट को देनी है हमने, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है, और वेजाइनल ब्लीडिंग के अमाउंट को और उसके कलर को जो है मॉनिटर करना है कि किस टाइप का ब्लड आ रहा है, ठीक है, किस तरह के से किस कलर की जो है वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, उसका अमाउंट कितना आया, वो सारा कुछ जो है डॉक्टर को बताना होता है नोट करके। उसके बाद जो है अगर बहुत ज़्यादा हेमरेज हुई है तो हमें इमरजेंसी इक्विपमेंट्स जो हैं वो हमने रेडी करने होते हैं। पोस्ट मिसकैरेज केयर क्या होगी कि अगर एक पेशेंट है उसकी मिसकैरेज हो गई तो उसके जैसे मैंने बताया कि डायलेशन एंड कॉटेज के थ्रू जो है जो भी एब्नॉर्मल मटेरियल रह जाता है यूट्रस के अंदर उसको रिमूव करना होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड पोस्ट प्रोसीजर केयर इंक्लूडिंग मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन लाइक एक्सेसिव ब्लीडिंग और इन्फेक्शन को जो है मॉनिटर करना है कि ज़्यादा ब्लीडिंग या इन्फेक्शन होने के चांस तो नहीं है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट करनी है मदर की, क्योंकि मिसकैरेज के बाद मोस्टली मदर्स जो होती हैं वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, बहुत परेशान हो जाती है, तो उनकी साइकोलॉजिकली सपोर्ट करनी है, ये बड़ा मैटर करता है। उसके बाद काउंसलिंग और सपोर्ट सर्विस, जैसे मैंने बताया कि काउंसलिंग करनी है उनको मिसकैरेज के बाद। उनको जो है अगर उनकी मिसकैरेज हो गई है तो उनको एडुकेट करना है, उनकी गाइड करनी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करनी है, ठीक है, और उनको हौसला देना है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट सपोर्ट ग्रुप्स फॉर दोज हू है एक्सपीरियंस मिसकैरेज, अगर किसी की मिसकैरेज हो गई है तो उसकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जैसे मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट करनी है, उसको ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करना है जिससे वो जो फ्रेश हो जाए, और उसकी जो मिसकैरेज की वजह से वो जो अगर डिप्रेशन में चली गई हैं तो वो जो है उससे निकल सके, यानी उसको ऐसी एक्टिविटीज़ सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करना है जिससे वो जो है अपने आप को कंफर्ट फील करें, ठीक है। और इसके अलावा जो है उसके फैमिली मेम्बर्स को जो है उसकी केयर के रिगार्डिंग उनको एडुकेट करना है कि अगर उसकी मिसकैरेज हो गई है तो मिसकैरेज के बाद उसका जो है किस तरह से ख्याल रखना है, डाइट वगैरह का, ठीक है, ये सारा कुछ बताना होता है। Discuss future pregnancy planning and provide information about when it may be safe to try for another pregnancy if desired, यानी अगर किसी मदर की मिसकैरेज हो गई है, प्रेगनेंसी लॉस हो गई है तो उसको जो है फ्यूचर में जो प्रेगनेंसी प्लान करनी है वो भी बताना है। अकॉर्डिंग टू WHO की एक गाइडलाइन है, अगर किसी मदर की मिसकैरेज हो जाती है तो फ्यूचर में जो प्रेगनेंसी है वो उनको जो है मिसकैरेज के तकरीबन 3 महीनों के बाद जो है उनको प्लान करनी है। 3 महीने, कोई कहता है 3 महीने लेकिन कुछ कहते हैं 6 महीने, तो WHO का यही कहता है कि तकरीबन 3 महीने के बाद जो है उनको फ्यूचर की प्रेगनेंसी के लिए जो है जाना है, उनको जो है कोर्स करना है, इंटर कोर्स करना है। फॉलो अप केयर का उनको बताना है कि रेगुलर फॉलो अप केयर करें, अपनी हेल्थ केयर विज़िट करें, जैसे मैंने बताया कि वो जो है लाजमी होते हैं। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक शुरू होता है जो है अबॉर्शन का बेसिकली यही मकसद है कि इज़ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय द रिमूवल और एक्सपल्जन ऑफ फीटस और एम्ब्रियो फ्रॉम द यूट्रस रिजल्टिंग इन इट्स डेथ, यानी किसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी को जो रिमूव किया जाता है, एक्सपल किया जाता है फीटस से, रिजल्टिंग इन डेथ और डेथ की फॉर्म में। ये जो है अबॉर्शन जो है नेचुरली अकरिंग इवेंट नहीं होता, ये जो है हम खुद से करवाते हैं, इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन मिसकैरेज क्या होता है कि वो नेचुरली अकरिंग इवेंट होता है। अगर इसके कॉजेज़ की बात करें
तो इसके कॉजेस में सबसे पहले ये है कि फीटल फैक्टर, एम्ब्रियो फीटस विच क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी और जेनेटिक डिफेक्ट इज सीन। अगर कोई जीन के अंदर या क्रोमोसोम्स के अंदर एबनॉर्मलिटी है, यानी उस फीटस या एम्ब्रियो के अंदर कोई जीन के अंदर या उसके क्रोमोसोम्स के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है, तो वो जो है अबॉर्शन को लीड कर सकता है। मैटरनल फैक्टर्स हैं, जैसे कुछ वायरसेस वगैरह होते हैं, जैसे रूबेला है, हर्पीस सिम्प्लेक्स है, साइटोमेगालो वायरस है, ये भी अबॉर्शन को लीड कर सकते हैं। क्योंकि अगर फीटस या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर फीटस के अंदर कोई इशू आ रहा है, तो ये कंडीशंस जो लीड कर सकती हैं अबॉर्शन को। डीएम यानी डायबिटीज़ मेटाइटिस, अगर मदर को जीडीएम में गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो वो भी जो है लीड कर सकती है अबॉर्शन को। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मतलब ये होता है कि जो सर्विक्स होता है उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं रहती कि वो फीटस को होल्ड कर सके। यानी सिंपल ये है कि फीटस इज़ अनएबल टू होल्ड दी प्रेगनेंसी और फीटस, ये होता है। अब कुछ जैसे मैंने बताया कि हार्मोन्स हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन की अगर डेफिशिएंसी हो, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से, जैसे डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, अगर इनकी कंडीशंस अगर कोई कंडीशंस की वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती, तो वो भी जो है अबॉर्शन को लीड कर सकता है। सिम्टम्स तकरीबन सेम ही होती हैं। वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, शार्प पेन होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस में, एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ते हैं, नोज़िया होती है, वोमिटिंग होती है। इसके अलावा बैक पेन होता है, डिजीनेस होती है, एनीमिया होता है, वेट लॉस और माइल्ड फीवर, ये सारी इसकी सिम्टम्स हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ अबॉर्शन के, तो इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक इंड्यूस अबॉर्शन की भी टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है इंड्यूस अबॉर्शन। अब इसमें भी सब दो टाइप्स आती हैं, एक लीगली होती है, एक इलीगली। लीगल बेसिकली ऐसी टाइप होती है जिसमें क्या होता है कि डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जिसमें नर्सेज, हेल्थ केयर स्टाफ्स और फैमिली मेम्बर्स उस पेशेंट के जो होते हैं, वो लीगली, एक पाकिस्तान का एक्ट होता है, उस एक्ट के तहत जो है, जब मदर को कोई ख़तरा हो, अपनी लाइफ को कोई ख़तरा हो उस मदर की, तो उसको जो है लीगल तरीके से उसकी प्रेगनेंसी को लॉस कर देते हैं। जबकि इलीगल ये होता है कि इलीगल तरीके से कोई जो है मदर को मसला नहीं होता, लेकिन उस एक्ट के अगेंस्ट जाके उस प्रेगनेंसी को लॉस किया जाता है, उस एक्ट के अगेंस्ट जाते हैं। अब हमारे पास स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बेसिकली इसी टाइप होती है अबॉर्शन की, जिसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो या फीटस को जो है एम्ब्रियो या फीटस किसी एक्सीडेंटल ट्रामा या नेचुरल कॉज की वजह से बिफोर 20 to 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, यानी गेस्टेशन का जो टाइम पीरियड होता है उससे यानी 20 से 22 वीक्स से पहले अगर वो एम्ब्रियो या फीटस लॉस हो जाए किसी ट्रॉमा की वजह से या कोई नेचुरल कॉज की वजह से, तो वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में आता है। अब बात करें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 90% मिसकैरेज के जो कॉजेज़ होते हैं वो या जो मिसकैरेज होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हो जाती है मोस्टली। अब इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी जो है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की कुछ टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास थ्रेटेन अबॉर्शन, जिसमें क्या होता है, ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है अबॉर्शन का वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल अगर उसी टाइम पे अगर कोई फर्दर एक्शन लेते हैं, इमीडिएटली कोई एक्शन लेते हैं, तो उस प्रेगनेंसी को आगे भी जो है कंसीव किया जा सकता है, कंटिन्यू किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। और इसके अलावा हम इसके अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें वही है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको जो है डिक्रीज़ करना है ताकि प्रेगनेंसी आगे सस्टेन कर जाए, आगे कंटिन्यू कर सकें। कुछ यूट्राइन रिलैक्सेंट देते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आइसोसुप्राइन है, हाइड्रोक्लोराइड है, ये देते हैं ताकि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन ना हो और जो प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू किया जा सके। कुछ सीडेटिव्स देते हैं, जैसे फिनोबार्बिटान है, डायज़ेपाम है, ये जो है देते हैं। आल्सो प्रोवाइड फॉर सेडेशन एंड पेन रिलीफ। सेडेशन और सेडेशंस के लिए हम कुछ मेडिकेशंस देते हैं, जैसे हमारे पास किन्स वगैरह है, ठीक है, मिडाजोलाम होती है, और पेन किलर्स देते हैं, जैसे हमारे पास एनसेड है, इबुप्रोफेन है, या किन्स भी बेसिकली ये पेन किलर में ही आती है, किन्स देते हैं। यहाँ जैसे हमारे पास इबुप्रोफेन है, पैरास्टामोल है, पेनाडोल है, पॉन्स्टानफोर्ड, ये सारी जो पेन किलर्स आती हैं। इसके अलावा एडवाइस पेशेंट टू बेड रेस्ट, में पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए एडवाइस दिया जाता है, हेवी लिफ्टिंग से अवॉइड किया जाता है, और अपनी तकरीबन 2 to 3 वीक्स तक जो है उसे अपनी एक्टिविटीज़ लिमिट करने का कहा जाता है।
सेकंड हमारे पास टाइप है अबॉर्शन की इनविटेबल अबॉर्शन। ये ऐसी टाइप होती है अबॉर्शन की जिसमें क्या होता है कि जो it is a clinical type of abortion where the changes have progressed to a state of from where continuation pregnancy impossible। ये ऐसी टाइप होती है अबॉर्शन की जिसमें अबॉर्शन तकरीबन हो जाती तो इसको आगे कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका एम यही होता है कि इसमें भी वही पेन को कंट्रोल करना होता है, ब्लीडिंग को रोकना होता है और यूट्रस को जैसे मैंने बताया कि क्यूरेटेज और डायलेशन प्रोसेस के थ्रू जो है रिमूव किया जाता है। यूट्रस के अंदर जो भी एबनॉर्मल मटेरियल फीटस कराया जाता है उसको रिमूव किया जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है डायलेशन एंड कर्टेज शुड बी डन टू रिमूव एक्सपेल्ड यूट्रस, यानी यूट्रस के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको डायलेशन एंड कर्टेज के थ्रू रिमूव किया जाता है। इफ़ ब्लीडिंग सीवियर, अगर आई ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा सीवियर है, मदर का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो उसे ब्लड भी ट्रांसमिट किया जाता है, ब्लड भी लगाया जाता है और आई फ्लूइड दिया जाता है। सेकंड हमारे पास थर्ड टाइप है हमारे पास कंप्लीट अबॉर्शन। ये बेसिकली ऐसी टाइप होती है अबॉर्शन की जिसमें क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक और प्लेसेंटल कंपोनेंट्स कम्प्लीटली एक्सपेल्ड हो जाते हैं, कंप्लीट अबॉर्शन हो जाती है, यूट्रस के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं रहती। अगर इसके एम ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम कुछ सपोर्टिव थेरापी देते हैं जैसे एंटीबायोटिक्स है, एनाल्जेसिक्स है, आई फ्लूइड्स है, ये सारा कुछ देते हैं। और अगर कंसेप्शन का कोई भी प्रोडक्ट यानी प्रेगनेंसी या कोई भी अंदर यूट्रस के अंदर रह जाता है तो हम क्रेटेज के थ्रू उसको रिमूव कर देते हैं। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में ये होता है कि इनकम्प्लीट का मतलब ये होता है प्रेगनेंसी इसमें जो है कम्प्लीट तरीके से जो है लॉस नहीं होती, यानी प्रोडक्ट जो होता है कंसेप्शन वो प्रॉपर तरीके से लॉस नहीं होता, तो उसको जो है जैसे यहाँ पे लिखा है बिन एक्सपेल्ड आउट बट सम पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो में बी रिटेन विद इन द यूट्रस ड्यूरिंग द प्रोसेस अबॉर्शन। इसमें जो है यूट्रस के अंदर जो भी प्रोडक्ट होता है फीटस का वो कंप्लीट तरीके से एक्सपेल्ड नहीं होता, तो उसको जो है फिर कैरेटेज के थ्रू रिमूव किया जाता है। कैरेटेज बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे फीटस को प्रॉपर तरीके से रिमूव किया जाता है। तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन का मतलब ये होता है कि फीटस कम्प्लीटली तरीके से रिमूव नहीं होता। इसके अलावा हम बात करें कि ट्रीटमेंट यही होती है कि इसको ब्लीडिंग या इन्फेक्शन से रोकना होता है। यूट्राइन स्टिमुलेंट्स देते हैं, जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं हमारे पास, ऑक्सीटोसिन है, मिज़ोप्रोस्टोल है, ये जो है क्या करते हैं जो रिटर्न प्रोडक्ट होता है यानी यूट्रस के अंदर प्रोडक्ट रह जाता है उसको रिमूव कर देती हैं। सर्जिकल प्रोसेस है जैसे सक्शन इवैक्यूएशन है या डायलेशन एंड क्रोटेज है, ये भी हम यूज़ करके यूट्रस के अंदर जो भी एब्नॉर्मल मटेरियल रह जाता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम अगर इसके इंसिडेंट्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू WHO अबॉर्शन के तकरीबन इंड्यूस अबॉर्शन के हर साल जो है 73 मिलियन केसेस जो है रिपोर्ट होते हैं। दिस करस्पॉन्ड टू अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 2 लाख जो है अबॉर्शन के केसेस पर डे में रिपोर्ट हुए थे WHO की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक। तो ये जो है एक बहुत बड़ा ड्रामा है जिसके इतने केसेस जो है रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर इसकी नर्सिंग इंटरवेंशंस की बात करें तो नर्सिंग इंटरवेंशन में ये है कि ब्लीडिंग को रोकना है और मदर की पोजीशन को मेंटेन करना है, वाइटल साइन जैसे मैंने बताया कि BPA पल्स टेम्परेचर को मेंटेन करना है, मैटरनल ब्लड लॉस को मेजर करना है। इसके बाद जो है मैंने बताया कि इमोशनल सपोर्ट करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करनी है, एनाल्जेसिक वगैरह देना है पेन को मैनेज करने के लिए, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, एक्सरसाइज वगैरह का। जैसे नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स में एक्सरसाइज वगैरह आती है तो उसे एक्सरसाइज वगैरह के लिए इनकरेज करना है और उस प्रोसेस के रिगार्डिंग उनको एडुकेट करना है और ये बताना है कि फ्यूचर में आपने जो इस कंडीशन से कैसे बचना है और जो है फॉलोअप का उसे लाजमी बताना है कि फॉलोअप कराती रहें, हाइजीन केयर करें। तो यहीं पे होता है टॉपिक एंड। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप दोस्तों तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपने प्रेजेंटेटर अब्दुल गनी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।